अस्सलाम वालेकुम। मानरा एकेडमी के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में। आपको ये तो मालूम है कि कोई भी हमने काम करना होता है तो उसके लिए हमें एक मुनासिब जो टूल्स हैं वो चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये एक मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है, तो इस फ़ाइल को ओपन करने के लिए मुझे मुनासिब टूल्स की ज़रूरत है। अगर ये टूल्स मेरे पास नहीं होंगे तो मैं इस फ़ाइल को ओपन नहीं कर सकूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ़ाइल है, ये एडिट है, ये मतलब कुछ इसके आइकन्स हैं, कुछ इसके ये लिंक्स बने हुए हैं। तो ये पूरा एक मुनासिब माहौल बना हुआ है जहाँ पर मैं जो है वो PDF फाइल को ओपन कर सकता हूँ और उनको सेव कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टूल्स के अंदर आती हैं। तो जब प्रोग्रामिंग की बात होती है या प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की बात होती है तो वहाँ पर भी हमें ज़रूरत होती है कुछ मुनासिब टूल्स की, ताकि हम उस प्रोग्राम को लिख सकें, उसको फिर कंपाइल कर सकें और उसके बाद उस प्रोग्राम को हम रन कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरत हमें पड़ती है, जो टूल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो टूल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? वो टूल्स हमें मिलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है, जो प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए और प्रोग्राम को जो है गलतियां वगैरह निकालने के लिए एक मुनासिब जो है वो माहौल मुहैया करता है, ताकि आप प्रोग्राम को लिखकर जो है वो आउटपुट ले सकें। तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं? यहाँ पर आपने देखा है ये GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लिखा हुआ है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं? एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पर ग्राफिक्स के आइकन्स और टेक्स्ट वगैरह जो है वो इस्तेमाल हो, उसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अभी आपके सामने ये जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, आपके पास ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो ये सारा जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अभी मैं आपको एक दूसरा इंटरफेस भी दिखाता हूँ जो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो क्या चीज़ है। यहाँ पर अभी आप देखें तो मैंने एक और इंटरफेस ओपन किया है। ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या है, सिर्फ टेक्स्ट ही होता है और कोई चीज़ नहीं होती। यानी आपने कोई कमांड लिखनी है तो उसको आप इंटर करेंगे और चलाएंगे, और कमांड ही के अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते, यानी सारा काम अपने कीबोर्ड से ही करना होता है। तो ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आपका ज़्यादातर इस्तेमाल माउस का होता है। आपने बस क्लिक करनी होती है और डबल क्लिक और क्लिक का ज़्यादा काम होता है। यहाँ पर आप देखें तो ये मैंने क्लिक की, यहाँ पर क्लिक की, यहाँ पर क्लिक की, यहाँ पर क्लिक की, तो ये आपका जो यहाँ पर क्लिक करने का ये जो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यानी इसके अंदर ग्राफिक्स मौजूद हैं, इसके अंदर आइकन्स मौजूद हैं, इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है, तो इसलिए इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादा आसान होता है दूसरे कमांड लाइन इंटरफेस की मदद निस्बत से, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस में आपने कीबोर्ड से सिर्फ कमांड्स ही टाइप करनी होती हैं, और जो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो आपने जस्ट माउस से क्लिक वगैरह करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। तो IDE जो है ये भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये क्या काम करता है? ये इनपुट और आउटपुट जो है वो देने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप इसके अंदर एक इनपुट लिखते हैं और उस इनपुट को जो है लिख कर आप फिर उसको रन करते हैं, रन करके आप उसको आउटपुट लेते हैं। तो ये पूरा काम जो है ये IDE जो है ये काम करते हैं। अब IDE भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही IDE है जो जिसके ऊपर आप जो है वो प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। काफ़ी जो है IDE जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर किताब में उन्होंने 4 जो IDEs मशहूर, ये जो उन्होंने नाम बताएं ये मशहूर IDEs हैं। सबसे पहला जो IDE है ये है विजुअल स्टूडियो। ये विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से बनाया गया है और ये एडवांस्ड लेवल का जो है IDE है। यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ और फंक्शंस और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो आप एक साथ जो है वो रन कर सकते हैं या एक साथ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है Xcode, उसके बाद है कोड ब्लॉक्स। ये कोड ब्लॉक्स भी सिर्फ C और C++ के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद डेव C++, ये डेव C++ भी सिर्फ C और C++ के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप इसके अंदर दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो आप इसके अंदर नहीं लिख सकते। यानी कि ये जो हैं ये तीनों जो हैं ये C और C++ के लिए मखसूस है, लेकिन विजुअल स्टूडियो के अंदर आप बाकी भी दूसरी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने हमें एक फ़िगर दिखाया है जिसमें वो बता रहे हैं कि आपका जो कोड ब्लॉक्स है उसका जो IDE है वो इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो मैं आपको जो है डेव C++ का इंटरफेस दिखाता हूँ।
जो यहाँ पर हम, क्योंकि हमने सारा काम जो है वो डेव सी प्लस प्लस के ही अंदर करना है, इसलिए मैं आपको डेव सी प्लस प्लस जो है वो दिखाता हूँ। ये डेव सी प्लस प्लस आपके सामने अभी ओपन हो चुका है। अब इसमें आप देखें तो ये क्या क्या चीज़ें, ये देखें इसमें ये पूरे मेन्यूज़ हैं, उसके बाद ये स्टैंडर्ड टूल बार है जिसके अंदर ये आपके आइकन्स दिए हुए हैं, उसके बाद ये नीचे इसका जो आप देखें तो ये कुछ स्टेटस बार जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एक पूरा सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप जो है वो प्रोग्राम लिखेंगे, अपना प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है इसके बारे में तफसील से आगे बात करेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसको इंस्टॉल करके आपने जो है वो इसके अंदर काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। ये यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है 1.1, ये कहता है कि यूज़ योर वेब ब्राउज़र, यानी आपने क्या करना है, अपना जो इंटरनेट है, आप चाहे मोबाइल के ऊपर या चाहे आप कंप्यूटर के ऊपर, जो भी आपके पास सहूलत मौजूद है, अपने मोबाइल पे या नेट पे गूगल क्रोम आपने ओपन कर लेना है। और क्रोम के अलावा अगर आपके पास कोई ब्राउज़र है तो वो आपने ओपन कर लेना है। जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप नेट वगैरह से कुछ चीज़ें सर्च करते हैं उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने उसके अंदर जो है वो क्या लिखना है, 3 डिफरेंट IDEs, यानी कि आपने लिखना है कि लिस्ट ऑफ डिफरेंट IDEs, ये आपने सर्च करना है। तो नीचे एक लिस्ट आएगी, वो लिस्ट में से आपने 3 जो IDEs हैं जिनके साथ आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लिख सकते हैं, वो आपने उनके नाम जो है वो दर्ज करने हैं। तो ये आपकी पहली एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो अब इसके साथ आता है टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या है, ये IDE जो आपका प्रोग्राम है उसका ही हिस्सा है, यानी कि ये जो IDE होता है ये सिर्फ एक काम नहीं करता, इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक पहली चीज़ होती है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये एक प्रोग्राम लिखने के लिए टेक्स्ट मुहैया करता है, यानी कि एक जो है वो पूरा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर जाएंगे, इस न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर अब जब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये जितना एरिया है जहाँ पर टेक्स्ट लिखा जा रहा है, इस सारे एरिया को हम टेक्स्ट एडिटर कहेंगे, यानी टेक्स्ट को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर। ये IDE के अंदर जो है ये पहले से मौजूद होता है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ होती है कंपाइलर। अब जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, कंप्यूटर तो उसको नहीं समझ सकता, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, कंप्यूटर उसको डायरेक्ट नहीं समझ सकता, इसलिए अब हमें ज़रूरत पड़ती है दरमियान में एक कंपाइलर की। अब कंपाइलर क्या करता है, ये हमारा जो सोर्स कोड होता है जो हम लिखते हैं, ये वाला कोड जो प्रोग्रामर लिखता है, इसको सोर्स कोड कहते हैं। इस कोड को एग्जीक्यूट करना, इसको चलाना या इसको ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करना, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक कंपाइलर की। तो कंपाइलर भी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। प्रोग्राम लिखने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा एग्जीक्यूट के ऊपर, यहाँ पर आप देखें तो ये कंपाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, कंपाइल। अब ये कंपाइल क्या है, इसके पीछे कंपाइलर जो है ये काम कर रहा है। ये मुझसे मांग रहा है कि आप इसको पहले सेव करें, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव मैंने कर दिया, अब मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर इसने नीचे देखें तो ये कंपाइलर ने अपना रिज़ल्ट दिखा दिया। ये नीचे जो कंपाइलर ने लाइनें बताई हैं, ये अब कंपाइलर काम कर रहा है। यहाँ पर इसने बताया कि जनाब एरर है, ये GF जो आपने लिखा है ये अनडिक्लेयर्ड है, इसका मुझे नहीं पता चल रहा, यानी कि ये गलतियाँ जो हैं ये बताता है। कंपाइल करके अगर कोई उसमें गलती ना हो तो वो फिर उसको रन कर देता है, अगर उसमें कोई गलती हो तो वो नीचे बता देता है कि ये यहाँ पर ना गलतियाँ दी हुई हैं, पहले इनको ठीक करें। ये सारा काम कंपाइलर करता है और ये बताता है कि किस लाइन पर, ये देखें लाइन नंबर बता रहा है कि पहली लाइन पर है, फिर कॉलम बता रहा है कि कॉलम, और फिर फाइल बता रहा है कि किस फाइल में एरर आ रहा है, और फिर मैसेज में पूरी तफसील बता रहा है कि क्या मसला आ रहा है। फिर दूसरी लाइन पर भी मसला बता रहा है कि जनाब आपने ये जो यूज़ की है ये वाली, ये यहाँ पर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। तो वो कह रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा, यानी कि कंपाइलर अपनी ज़बान जो उसकी है उसी ज़बान में अगर हम कोई कोड लिखेंगे तो ही कंपाइलर समझेगा, अगर वो उसकी ज़बान में हम कोड नहीं लिखेंगे तो वो कोड नहीं समझेगा, इसलिए वो उसको एरर दिखा देगा। तो ये यहाँ पर हमने एडिटर के अंदर कोड लिखा, एडिटर के अंदर लिखने के बाद हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करके उसने फिर हमें रिज़ल्ट दिखाया। अगर कोड ओके होता तो फिर ये हमें रिज़ल्ट दिखा देता कि आपका कोड जो है वो ओके है और फिर ये रन हो जाता। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब ये यहाँ पर देखें कंपाइलर की में ये देखें कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल, और फाइल कौन सी है, ये वाली फ़ाइल है। ये वाली फ़ाइल जो हम लिखेंगे उसको हम कहेंगे कंप्यूटर की प्रोग्राम फाइल। फिर यहाँ पर प्रोसीजर आता है कंपाइलेशन का।
कंपाइलेशन जो है ये यहाँ से होती है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से कंपाइल होता है। उसके बाद जब ये कंपाइल होता है तो अब ये रन होने के लिए तैयार है, यानी कि ये एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, यानी इसके ये डायरेक्ट आपको दिखा देगा, उसका जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट के तौर पर दिखा देगा। ये आपका बाइनरी फाइल के अंदर तब्दील करके उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आपके पूरा जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको अभी समझाया है कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया IDEs क्या होते हैं, फिर मैंने आपको टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर के बारे में बताया। ये मैं प्रैक्टिकल आपको इसलिए बता रहा हूँ, साथ साथ दिखा रहा हूँ, ताकि ज़बानी अगर मैं बता दूंगा आपको ये चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको वो जो है वो सामने आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी कि अच्छा ये है एडिटर, ये है कंपाइलर और ये है वो IDE जिसके अंदर हमने काम करना है। तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए समझना। तो कंप्यूटर जो है इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप रट्टे लगाते रहें, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है रट्टे लगाने की। और ये ख़ास करके ये जो बुक है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसको आप अगर कंसेप्ट लेकर समझेंगे और आप इसको ठीक तरह से समझेंगे और आप इसका जो जितना भी बैकग्राउंड नॉलेज है वो रखेंगे तो आपको इसके अंदर काम करके मज़ा आएगा और आपको जो है वो इसमें दिलचस्पी पैदा होगी। और वो कहते हैं कि अगर आपको साइंस बोरिंग लगती है तो इसका मतलब है कि आप किसी गलत टीचर के पास पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह अगर कंप्यूटर साइंस आपको बोरिंग लगती है तो इसका मतलब आप किसी गलत टीचर के पास पढ़ रहे हैं। ऐसा टीचर जो है वो लें जो आपको दिलचस्प बनाकर जो है वो चीज़ पेश करे और आपको चीज़ जो है वो बोरिंग ना लगे, दिलचस्प लगे। और अगर दिलचस्प नहीं लग रही तो उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपने किसी गलत उस्ताद को चुन लिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको कंसेप्चुअली जो है वो समझ आ गई होंगी, आपको इन चीज़ों का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब आपको जो है ये समझना आसान होगा क्योंकि डेफिनेशन जो है वो आपकी किताब के ऊपर दी हुई है। वो अब जब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि अच्छा ये इस बारे में बात हो रही है, अच्छा ये इस बारे में बात हो रही है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। फिर अगर आपके पास कंसेप्ट हो तो फिर डेफिनेशन को याद रखना और फिर डेफिनेशन को जो है वो तैयार करके लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, यानी रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।